मैं हूँ सीए सोमेश सिंह और फिर से बेसिक टर्म्स का जो क्लासेस है, वीडियोज़ है, उसमें आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एसेट्स पे, जस्ट इसके पहले के वीडियोज़ में, ठीक है? हम लोग डिस्कस कर रहे थे एसेट्स पे। एसेट्स के बारे में हम लोग बताया आपको कि कॉस्ट क्या है ना? एनी कॉस्ट और रिसोर्सेज़ जो यूज़ होता है फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू बिज़नेस के लिए, ठीक है? बिज़नेस में इनकम जनरेट करने के लिए कोई भी कॉस्ट या रिसोर्सेज़ को जो हम लोग यूज़ करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए, उसको हम लोग एसेट्स बोलते हैं, ठीक है? तो एसेट्स का टाइप है, अगर हम टेंजिबिलिटी के हिसाब से देखें, तो टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जो देख सकते हैं, जैसे कुर्सी है, टेबल है, कंप्यूटर है, ठीक है? ये टेंजिबल एसेट्स कहलाएगा, कैश है, टेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल जिस संपत्ति को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन वो बिजनेस में यूज हो रहा है, जिसके बेस पे रेवेन्यू हम कमा रहे हैं, जिसके बेस पे प्रॉफिट मेरी हो रही है, इनकम मेरी हो रही है, ठीक है? वो एसेट्स, वो रिसोर्सेज इंटेंजिबल है, ठीक है? जो दिखता नहीं है, अदृश्य है, फिर भी वो आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है, इनकम कमाने में वो आपको मदद कर रहा है, लेकिन वो अदृश्य रूप से मदद कर रहा है, जैसे बिजनेस का गुडविल, ठीक है? बिजनेस का गुडविल, अब गुडविल मतलब एक नाम, बिजनेस का नाम, नेम एंड फेम, जो मार्केट में लोग जिसके नाम से आपको जान रहा है, जिसके बेस पे आप इनकम जनरेट करते हैं, वो आपको हेल्प करता है। गुडविल एक नाम है, एक अच्छा कह सकते हैं इमेज है मार्केट में आपका, जिसके बेस पे आपकी सेल ज्यादा होती है, ठीक है? आपकी सेल मार्केट में जो आपके बगल में बैठे हुए दुकानदार हैं उससे ज्यादा आपकी सेल होती है, तो वो आपके गुडविल की वजह से, वो आपके इमेज की वजह से, वो आपकी ख्याति की वजह से हो रही है, ठीक है? वो एक ऐसा एसेट्स है, एक ऐसा रिसोर्सेस है जो आपको इनकम जनरेट करने में डायरेक्टली तो मदद नहीं कर रहा है, दिख तो नहीं रहा है, लेकिन अदृश्य रूप में आपको वो मदद कर रही है। इसलिए वो गुडविल जो है एक अदृश्य संपत्ति कहलाती है, इनटेंजिबल एसेट्स कहलाती है। उसी तरह पेटेंट राइट है, कॉपीराइट है, आप इनकम जनरेट कर रहे हैं उन राइट्स को यूज करके। लूम आर्स मैन्युफैक्चरिंग राइट आपने लेके रखा हुआ है, तो कुछ राइट्स है, कुछ अधिकार है, कुछ जो आपने परचेज किया है कानून के द्वारा, राइट्स, ठीक है? मार्क, ट्रेडमार्क, जैसे कोई ट्रेडमार्क परचेज करता है तो ट्रेडमार्क बनवाता है, वो ट्रेडमार्क उसका एक एसेट्स है, जिसके बेस पे वो इनकम जनरेट करता है, तो वो इनटेंजिबल है, कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन वो टेंजिबिलिटी नहीं है उसकी, लेकिन उसके बेस पे आप इनकम जनरेट करते हैं। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, मैन्युफैक्चरिंग राइट, गुड बिल, पेटेंट राइट, ये सारा चीज क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स है। तो एसेट्स को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, टेंजिबिलिटी के बेस पे, दृश्यता देखने के बेस पे। ऐसा एसेट्स जिसको देख सकते हैं वो टेंजिबल, जिसको नहीं देख सकते हैं वो इनटेंजिबल। अच्छा, अब हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? दूसरा तरीका होगा मूवेबिलिटी और इमूवेबिलिटी। जो मूव कर सकता है वो मूवेबल, दूसरा तरीका हो सकता है मूवमेंट के हिसाब से, ठीक है? मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल जो एक जगह से दूसरे जगह, जिसको इजी वे में हम पोर्टेबिलिटी जिसके अंदर हो, जिसको ढो के एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, वो पोर्टेबिलिटी जिसके अंदर हो, कहने का मतलब है जिसको हम कैरी कर सकते हैं कहीं से एक जगह से दूसरी जगह, वो मूवेबल एसेट्स कहलाता है। और इमूवेबल जिसको कैरी नहीं कर सकते हैं, जो एक जगह फिक्स कर दिया वहीं वो रह गया, या एक जगह जो पहले से फिक्स है वो हट नहीं सकता है, तो इमूवेबल। मूवेबल मतलब कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर जो भी है, ये मूवेबल एसेट्स है। और इमूवेबल जैसे फैक्ट्री का बिल्डिंग हो गया, आपका लैंड हो गया, ये आपका इमूवेबल एसेट्स है। चलिए, ठीक है? दूसरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको देखने के लिए और भी है दूसरे तरीके से। अगर हम देखें हैं पीरियोडिसिटी के बेस पे, मतलब पीरियोडिकल अकाउंट्स जो अपने ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं। अकाउंट्स जो अपने ड्रॉ करते हैं वो एक स्पेसिफिक पीरियड का होता है। हम बताएंगे आगे 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 जाके आपको। पीरियोडिसिटी का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अकाउंट्स का जब बेसिक क्लासेस और लेंगे हम, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेसिक टर्म्स के बाद, तो उसमें बताएंगे पीरियड क्या होता है। पीरियड जिसके लिए हम अकाउंट्स ड्रॉ करते हैं, जिसके जिस जिस पीरियड के बारे में, जिस टाइम को लेके हम लोग अकाउंट्स ड्रॉ करते हैं, उसको स्पेसिफिक पीरियड कहा जाता है अकाउंट्स में, और उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है? तो जो अकाउंट्स हम लोग ड्रॉ करते हैं वो पीरियड के हिसाब से होता है, टाइम के हिसाब से होता है, ठीक है? एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम के अंतर्गत वो काम करते हैं। जैसे 2 महीने का अकाउंट्स बनाए, 1 महीने का अकाउंट्स बनाए। जनरली कंपनी वगैरह में क्या होता है, 3-3 महीने पे अकाउंट्स ड्रॉ किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? नॉर्मल व्यापारी जो है अपने एक एक साल में अकाउंट्स बनाता है अपना। तो हम लोग क्या करते हैं कि अकाउंट्स बनाने का जो टाइमिंग है वो क्या है, पीरियड क्या है, अकाउंट्स कितने समय के लिए हम बनाते हैं, उसके हिसाब से भी हम एसेट्स को डिवाइड करते हैं। कुछ एसेट्स होता है करेंट एसेट्स,
कुछ एसेट्स होता है आपका फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, करंट एसेट्स, और कुछ एसेट्स होता है फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स किसको बोलते हैं? अगर एक स्पेसिफिक पीरियड में जिस पीरियड का अकाउंट्स बनाते हैं उस पीरियड से लेके नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड तक में अगर वो एसेट्स एसेट्स मेरा कैश में कन्वर्ट हो जाए, या कैश या अब कैश के इक्विवेलेंट, कैश के रूप में ही या कैश के जैसा कुछ, कैश या कैश इक्विवेलेंट में, कैश के रूप में अगर वो एसेट्स मेरा कन्वर्ट हो जाता है, तो उस तरह के एसेट्स को जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो करंट एसेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। कैटेगराइज करना पड़ता है। जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो उस समय एक्चुअल में यही फॉर्म होता है जिसके थ्रू हम लोग अकाउंट्स में एसेट्स को लिखते हैं। मूवेबिलिटी के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, टेंजिबिलिटी के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। जब आप आगे जाके अकाउंट्स बनाइएगा तो उस केस में अकाउंट्स में लिखने के लिए, बुक्स में लिखने के लिए एसेट्स को दो फॉर्म होगा, या तो करंट एसेट्स होगा या फिक्स्ड एसेट्स होगा। मतलब एक या तो करंट होगा या नॉन करंट होगा। नॉन करंट मींस फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। अब हम कैसे कब करते हैं ये चीज, कब ये डिसाइड करना होता है कि भैया ये मेरा करंट है, ये मेरा नॉन करंट है, कब ये डिसाइड करते हैं? तो ये डिसाइड करते हैं पीरियड के एंड में। जिस पीरियड में हम अकाउंट्स ड्रॉ करते हैं उस पीरियड में हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, जैसे अगर मान लीजिए मैं 31/3, ठीक है, 31 मार्च 2023 को 23 को अकाउंट्स बनाऊंगा। जैसे मान लीजिए अभी एक अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है आपका, एक फाइनेंशियल ईयर हम पकड़ लेते हैं। मान लीजिए मेरा फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2022 से 31/3/2023, ठीक है। 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 2023 तक चल रहा है मेरा अकाउंटिंग पीरियड। एक साल का अकाउंटिंग पीरियड, हम फाइनेंशियल पीरियड पकड़ रहे हैं। तो अगर ये अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है 31/3/2022 को, उस दौरान जिस दिन ये हम बैठेंगे अकाउंट ड्रॉ करने के लिए, उस दिन मतलब कब, 31/3/23 को किसी एसेट्स का कैटेगरी क्या होगा। अगर वो करेंट होगा तो क्यों होगा, अगर वो फिक्स्ड होगा तो क्यों होगा। ये कैटेगराइज कब करते हैं बहुत लोगों को नहीं पता होता है। वो सिंपल एसेट्स देखते हैं, डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। नो भाई, ऐसा नहीं है। अगर कोई एसेट्स अगले अकाउंटिंग पीरियड में भी कैश में कन्वर्ट नहीं होगा या एक कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो मेरा फिक्स्ड एसेट्स है। चाहे उसका नाम आप कुछ भी रख दो, ठीक है, नाम से नहीं कैटेगराइज होता है फिक्स्ड है कि करंट है। ये कैटेगराइज होता है पीरियड से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी मेरे साथ जुड़ेंगे मैं बताऊंगा आपको पीरियोडिकल इंपॉर्टेंस, पीरियड का क्या इंपॉर्टेंस है अकाउंट्स बनाते समय। अगर आप इसको समझ गए तो पूरा का पूरा अकाउंट्स क्लियर है, ठीक है। आप आइए 31/3/23 को हम किसी एसेट्स को देखेंगे कि वो फिक्स्ड है या करंट है। कब? 31/3/23 के रात में जब हम अकाउंट्स ड्रॉ करेंगे बैठ के, 31/3/23 का पोजीशन क्या होगा, उस दिन एसेट्स को डिसाइड करेंगे कि वो कैटेगरी उसका क्या होगा। कैटेगरी मतलब उस पर कौन सा लेवल लगाना है, उस एसेट्स पे कौन सा ठप्पा लगेगा, करंट का ठप्पा लगाना है या फिक्स्ड का ठप्पा लगाना है, या नॉन करंट। फिक्स्ड को ही नॉन करंट बोलते हैं एक्चुअल में। फिक्स्ड पे लगाना है ठप्पा, फिक्स्ड का या करंट का लगाना है। क्लियर है? अब हम फिक्स्ड का कब लगाएंगे, करंट का कब लगाएंगे? पहला चीज, करंट का तब लगाएंगे ठप्पा जब वो एसेट्स अगले अकाउंटिंग पीरियड में मतलब 31/3/24 तक, ठीक है, कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट होने का क्षमता रखता है। क्लियर है चीज? अगर कोई एसेट्स 31/3/2024 तक, मतलब हम अकाउंट्स बना रहे हैं 31/3/23 तक का, और वो एसेट्स कन्वर्ट हो जाएगा मेरा कैश या कैश इक्विवेलेंट में। अभी मेरे पास बहुत सारा एसेट्स है, उसका नाम मैं लिख देता हूं, ए नाम का, बी नाम का, सी डी ई एफ जी, बहुत तरह का एसेट्स है, सबका कैटेगरी मैंने लिख दिया। और ए एक एसेट्स है जो अगले साल 31/3/24 तक जो है वो कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट होने का क्षमता नहीं है उसके अंदर, वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा कैश में, मतलब कैश वो नहीं ला पाएगा। ठीक है, इनकम जनरेट करेगा बट वो पूरा का पूरा एसेट्स खत्म नहीं होगा, वो कैश नहीं बन जाएगा या कैश का इक्विवेलेंट नहीं बन जाएगा। तो वो मेरा एसेट्स 31/3/24 को ए नाम का एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगा या नॉन करेंट कहलाएगा, वो करंट नहीं है। लेकिन वहीं बी नाम का एक एसेट्स है जो 31/3/24 को मतलब 31/3/23 को हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं, उस दिन हमको लग रहा है कि बी नाम का एक एसेट्स है जो अगले फाइनेंशियल ईयर के एंड में मतलब 31/3/24 के पहले या 31/3/24 तक में एटलीस्ट
कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो एसेट्स अब नहीं रहेगा, वो कैश बन जाएगा या कैश के इक्विवेलेंट के रूप में वो चेंज कर लेगा, अपना फॉर्म चेंज कर लेगा। तो उस केस में उस एसेट्स को हम लोग करेंट एसेट्स कहेंगे। क्लियर हो गया यहाँ चीज? करेंट एसेट्स के अंदर जनरली क्या होता है, स्टॉक्स आते हैं, ठीक है, स्टॉक्स। अब ये स्टॉक्स क्या है, इन्वेंट्री क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। करंट एसेट्स के अंदर जनरली स्टॉक्स आता है, कैश एंड बैंक बैलेंस आता है, बिल्स रिसीवेबल आता है, हम पढ़ाएंगे जस्ट इसके बाद। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल क्या है, वो लायबिलिटी का पार्ट है। डेटर्स क्या है, अकाउंट रिसीवेबल क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे जो करंट एसेट्स कहलाता है। क्लियर है? फिक्स एसेट्स में जनरली बिल्डिंग्स है, फर्नीचर्स है, ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, बिल्डिंग, ये सारी चीजें जो है फिक्स्ड एसेट्स है, जिसका कि बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड हम लोग कैरी करते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी चीजों पे, कैपिटल पे। ठीक है, कैपिटल पे आते हैं। कैपिटल से पहले आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा डिस्कस करना लाइबिलिटी को। एसेट्स कर लिए हम लोग डिस्कशन, अब लाइबिलिटी को कर लेते हैं। चलिए, लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी का मतलब होता है ओइंग समथिंग, ठीक है। ओइंग समथिंग का मतलब कुछ ड्यूज है अपने पास, ठीक है। एक लाइबिलिटीज है, एक ड्यूज है, एक दायित्व है जो हम लोगों को बिजनेस करने के दौरान मिला है और जिसका कि रिपेमेंट करना है। दो तीन वर्ड ध्यान में रखिएगा। एक लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व या ओइंग, ओइंग समथिंग, कुछ ड्यूज है अपने पास, हम लोग किसी का लेके बैठे हुए हैं, कुछ लेके रखे हुए हैं बिजनेस के दौरान, जिसका कि हम लोगों को भुगतान करना है दूसरे को विद इन टाइम, स्पेसिफिक टाइम जो भी है उसका एक ड्यूरेशन के अंदर, हम लोग बिजनेस के लाइफ के अंदर हम लोग उसको पेमेंट करना है। जब तक बिजनेस है या बिजनेस के बाद भी इवन, जिसका कि भुगतान करना रहता है हम लोगों को दूसरे लोगों को, ठीक है, सामने वाले को, जिससे कि हम लोग लेन देन करके रखे हुए हैं, तो उसको हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ओइंग समथिंग, ड्यूज, सिंपल आप समझिए ड्यूज है, कर्ज है, ठीक है। लाइबिलिटी मतलब सिंपल कर्ज, दायित्व, ठीक है, जिसका कि भुगतान होना है एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान, इवन बिजनेस के टाइम, जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक, और इवन बिजनेस के बाद, इवन बिजनेस बंद भी हो जाएगा तो लाइबिलिटी खत्म नहीं होना है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो लाइबिलिटी अगर है वो, तो वो दायित्व ही कहलाएगा, वो कर्ज ही कहलाएगा बिजनेस के लिए। ठीक है, तो सिंपल बोलचाल की भाषा में जब हम किसी से कोई माल परचेज करते हैं, ठीक है, तो परचेज या तो हम कैश में करते होंगे, ठीक है, या उधार में करते होंगे। अगर कैश में किए तो पेमेंट उसी समय कर देंगे, ठीक है। और अगर उधार में खरीदे हैं, क्रेडिट पे लिए है, सिस्टम दो है, कैश और क्रेडिट। कैश मतलब नगद में खरीद बिक्री हो रहा है, और क्रेडिट मतलब उधार में खरीद बिक्री हो रहा है। अगर हम लोगों ने खरीद किया है नगद में तो पेमेंट उसी समय हो गया होगा कैश और बैंक सिस्टम के थ्रू। अगर खरीदे हैं हम लोग उधार में तो पेमेंट उस समय नहीं हुआ है, पेमेंट करना है, ठीक है। और ऐसा पेमेंट जो फिर से वही एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर करना है, मतलब अगर हम 31 मार्च 2023 को डिसाइड कर रहे हैं कि मेरा एसेट लायबिलिटी का पेमेंट कब होना है, मतलब अगले अकाउंटिंग पीरियड 31/3/24 के पहले या एटलीस्ट 31/3/24 तक भी अगर पेमेंट होना है तो उस लायबिलिटी को हम लोग बोलेंगे करेंट लायबिलिटी। ठीक है, मैं डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूं, मैं कोई डेफिनेशन आपको लिखाने नहीं जा रहा हूं, ठीक है, उस पर हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। हो सकता है जब आप हमसे जुड़ेंगे तो उसका पीडीएफ होगा, उसका नोट्स होगा, वो मैं आपसे शेयर कर दिया करूंगा, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ाने का एक्चुअल में टाइम नहीं है अपने पास, अब बताने का, उसको डिफाइन करने का, लैंग्वेज क्या लिखेंगे, बट मैं यहाँ आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ कि लायबिलिटी का मतलब सिंपल कर्ज होता है, ठीक है। हम लोग लेनदारी होता है, इसको हम लोग लेनदारी भी बोलते हैं, लेनदारी, ठीक है। लेनदारी मतलब कोई है जो आपसे पैसा लेने वाला है, कोई है जिसको कि आपको भुगतान करना है, कोई है जिसको कि आपको पेमेंट करना है, तो वो आपके लेनदार हैं। कौन है वो? आपके लेनदार हैं, मतलब क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। अब क्रेडिटर्स मतलब जिसको कि हम लोग भुगतान करेंगे, जिनसे कि उधार में हम लोग माल परचेज लिए किए हुए हैं, या जिनसे कि हम लोग कोई सर्विसेज लिए हुए हैं और जिनको कि हम लोग भुगतान अभी नहीं किए हुए हैं, वो मेरे क्रेडिटर्स हैं।
अब क्रेडिटर्स में ही जनरली हम लोग उसको ट्रेड क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, ट्रेड पेबल्स भी बोलते हैं, ठीक है। बिजनेस व्यापार के दौरान जो क्रेडिटर्स जनरेट होता है उसको जनरली हम लोग ट्रेड क्रेडिटर्स बोलते हैं या ट्रेड पेबल्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्रेडिटर्स हो गया, उसी को हम लोग लेनदारी है, वही मेरा लायबिलिटी है। दो तरह का लायबिलिटी होता है जनरली, जो है दो तरह का लायबिलिटी होगा। एक आपका जो है करेंट लायबिलिटी, ठीक है, करेंट लायबिलिटी, और एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। करंट लायबिलिटी को हम लोग शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं, एसटीएल, ठीक है। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को एलटीएल भी बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। एसटीएल शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मतलब ऐसा लायबिलिटी जिसका भुगतान इस अकाउंटिंग पीरियड में नहीं हो पाया, अगले अकाउंटिंग पीरियड तक में हम उसको पेमेंट कर देंगे, वो मेरा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। और वैसा लायबिलिटी जिसका कि भुगतान नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक नहीं होगा या नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर पीरियड तक नहीं होगा, उसके बाद के अकाउंटिंग पीरियड में भी वो जा सकता है भुगतान के लिए, तो हम लोग उसको लॉन्ग टर्म पेमेंट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहेंगे। अच्छा, लायबिलिटी के साथ साथ वर्ड आता है बोरोइंग्स। बोरोइंग समझते हैं? बोरोइंग्स मतलब उधार लेना। जब आप किसी से उधार लेते हैं, बैंक से आप बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, ये बोरोइंग्स कहलाता है, ठीक है। जब आप अपने फ्रेंड से पेन लेते हैं उधार, भैया लौटा देंगे यूज करके, वो बोरोइंग्स है, सिंपल। बट बिजनेस टर्म में वो बोरोइंग नहीं है। बिजनेस टर्म में बोरोइंग का मतलब है जब हम बिजनेस ऑब्जेक्ट से, बिजनेस के उद्देश्य से, प्रॉफिट कमाने के लिए किसी से कुछ उधार लिए हुए है, लोन पे लिए हुए है, जिसका कि भुगतान करना है, जिसपे कि स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर कुछ इंटरेस्ट के साथ भुगतान करना है, तो वो मेरा बोरोइंग्स है। बोरोइंग का क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो लायबिलिटी है तो वो डिवीजन उसको करना पड़ेगा, तो ये भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो बोरोइंग्स का मतलब सिंपल लायबिलिटी है जो कि हम लोग बिजनेस व्यापार के चलाने के लिए लेते हैं, ठीक है, जिसका कि भुगतान विद इंटरेस्ट स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर करना होता है, ठीक है।